विशिष्ट अभिनंदन की, स्वागत की। श्री लीलाधर मंडलोई, वरिष्ठ कवि, आलोचक और आकाशवाणी के महानिदेशक पूर्व, उनका 60वीं वर्षगांठ पर हम लोग पहले अभिनंदन करना चाहते थे, समय पर नहीं कर सके, तो आज उसी प्रसंग को लेकर नगर की सभी साहित्यिक संस्थाओं द्वारा उनका अभिनंदन किया जाएगा और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की जाएगी। और आप सब मंडलोई जी से आग्रह करता हूँ मंच पर पधारें। आकर बहुत ही उल्लास भी होता है। संजय वर्मा जी आज के कार्यक्रम के बगल में उपस्थित हुए हैं, मैं उन सबकी गर्मा में उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं आग्रह करता हूँ। लगातार नौकरी करते थे और उसके बाद भी बहुत ज्यादा यानी लिख लेते और वो भी गद्य लिख लेते। यानी कविता तो चलो फिर भी आदमी लिख सकता है, फिर दिमाग में आई और डीपली, पर गद्य लिखने के लिए तो तत्काल आपको बैठना पड़ता है। एक कसरत का काम है वो कि उसमें आप इतनी सिटिंग लगाएं। उसने बहुत अच्छा गद्य लिखा है, आलोचनात्मक गद्य लिखा है और बहुत संस्मरणात्मक गद्य भी लिखा है। जो बात मुझे अक्सर बहुत अच्छी मंडलोई की कविताओं को से गुजरती हुई लगी, क्योंकि वो बहुत जगह रही और बहुत सारे स्थानों में। स्थान उनकी कविता में एक बहुत ही केंद्रीय मेटाफर है, एक तरह से केंद्रीय स्थिति है उस जहाँ भी वो रहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार में रहे तो पूरा संग्रह, जो पहला संग्रह है उनका घर घर घूमा, तो वो लगभग उस पूरे अंडमान पर, अंडमान के आदिवासियों पर, वहाँ की जनजीवन पर एक पूरा संग्रह उनका है। तो स्थान उनकी कविता में एक बड़ा केंद्रीय रोल प्ले करता रहा। एक तरह क्या कहना चाहिए कि घुमक्कड़ी की स्थानीयता जो होती है कि आपके स्थान बदलते रहते हैं और आप हर स्थान को अपना एक ममत्व दे सकें, एक अपनी ऊर्जा दे सकें और उसको अपने में अपने ही स्थान की तरह उसे ग्रहण कर सकें। ये बहुत कम होता है। जनरली ऐसा होता है कि जब स्थान परिवर्तन होता है तो बहुत आदमी को तकलीफ होती है, बहुत दिक्कतें होती है नई स्थानीयता को ऑन करने में, उसको ग्रहण करने में। पर मंडलोई उन कवियों में से हैं जिनने हर स्थानीयता को पूरी शिद्दत के साथ जिया और वहाँ के पूरे जनजीवन पे, वहाँ की विशेषताओं पर उनने लगातार कविताएं लिखी, गद्य लिखा। मैं मंडलोई को ऐसे बहुत जानता हूँ। भोपाल में वो जब से आए आकाशवाणी में थे, हम लोगों के साथ थे, आंदोलन में थे, बहुत गहरी बहसों में शामिल थे। लेकिन इंदौर में जब उन्होंने संस्मरण सुनाए तो मुझे ये समझ में आया कि ये आदमी असल में वैसा है नहीं जैसा कि वो दिखता है। और उन्होंने उन अपने बचपन के कोयला बीनने वाले संस्मरणों से लेकर आदिवासियों के संस्मरण, अपने दिल्ली जाने के संस्मरण और भोपाल के भी कुछ बातें कही। तो पहली बात तो जो मुझे महसूस हुई वो ये कि ये व्यक्ति जो है एक सतत तलाश में है। वो किस चीज की तलाश में है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताऊंगा, जैसा मुझे लगता है। पर मुझे लगता है कि ये एक आदमी है जो लगातार खोज में है, लगातार तलाश में है। और जैसा कि विज्ञान में होता है वैसा ही साहित्य में भी है
कि आपके पास एक सेंस ऑफ वंडर होना चाहिए। अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपके मन में एक आश्चर्य भाव और एक जिज्ञासा का लगातार बना रहना बहुत जरूरी है। ये आश्चर्य भाव ही है जो चीजों को अलग तरह से महसूस करने के लिए आपको प्रेरित करता है, जो सवाल उठाने के लिए आपको प्रेरित करता है, जो चीजों को अलग तरह से जानने के लिए आपको प्रेरित करता है। और मुझे लगता है कि मंडलोई में अगर कोई बड़ी बात है तो ये है कि वो लगातार, मतलब ही वंडरस मैन, मतलब वो लगातार कुछ ना कुछ खोजते, तलाश करते, आश्चर्य भाव से भरे हुए, छिंदवाड़ा से भोपाल और भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से शायद विदेशों में भी बहुत जल्दी हमको उनके संस्मरण कुछ विदेश यात्राओं के मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मुझे जिस भी व्यक्ति में होता है उसकी रचनात्मकता के साथ उसको जोड़ के देखना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि कविताओं में जो एक तरह का अचानक चौंकाने वाली तत्व है, वो तत्व इसी तलाश और इस खोज से आता है। उनकी कविताओं के टूल्स पर भी मैं कभी कभी विचार करता हूँ। मंडलोई हिंदी पर भी उतना ही कमांड रखते हैं, उर्दू की के पे भी उनकी कमांड ठीक ठाक है। और वो जैसे कि राजेश ने कहा कि गद्य भी बहुत अच्छा लिखते हैं, आलोचनात्मक गद्य भी उनका मैंने काफी पढ़ा है। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि कविताएं बनाने के लिए मंडलोई मूलतः स्मृति का प्रयोग करते हैं और स्मृति के आधार पर ही उनकी कविताएं, लेकिन कभी कभी उसके बरक्स आप देखते हैं कि वो बाजार से आधुनिक प्रेरणाओं से और जो एकदम मॉडर्न किस्म के प्रतीक हैं उनसे भी टकराते हुए आपको दिखते हैं। तो वो एक दो छोरों पर खड़े हुए व्यक्ति हैं, जो आदिवासी और अपने बचपन की स्मृति में बराबर जाता रहता है, लेकिन लगातार वो उस तलाश में भी है जिसमें कि उसको आधुनिकता से टकराना पड़ता है। वो दिल्ली का बाजार हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो अलग अलग तरह के व्यक्ति हों जिनसे वो मिलते हैं। और वो जो छोटी छोटी कविताएं उन्होंने लिखी हैं उसमें बहुत सारे ऐसे प्रतीक आपको मिलते हैं जहाँ पर कि वो इन चीज़ों से भी टकरा रहे हैं। तो मंडलोई के टूल्स में एक बात तो मुझे उनकी स्मृति में जाने वाली बात महसूस होती है। मुझे लगता है कि स्मृति से वो कविता बनाते हैं। उनके अच्छे जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, रचनाकार के जीवन। लीलाधर मंडलोई के जीवन और रचना यात्रा पर सोचते हुए मुझे बेसाख्ता दो लेखकों की याद आ रही है। एक है रूसी लेखक निकोलाई ऑस्ट्रोवस्की। मंडलोई कृपया सुनने का कष्ट करें, आप अपनी रचनाएं बाद में सिलेक्ट कर सकते हैं। लीलाधर मंडलोई की जीवन और रचना यात्रा पर सोचते हुए मुझे बेसाख्ता दो लेखकों की याद आ गई है। एक है रूसी लेखक निकोलाई ऑस्ट्रोवस्की, जिनके प्रसिद्ध उपन्यास हाउ द स्टील वाज टेम्पर्ड का हिंदी अनुवाद अमृत राय ने अग्नि दीक्षा के नाम से किया है। और दूसरे लेखक हैं अश्वेत चेतना के अमेरिकी लेखक अलेक्स हालेक, जिनके उपन्यास द रूट्स पर अमेरिकी टेलीविजन का सबसे लंबा और लोकप्रिय सीरियल बना था। दोनों उपन्यासकार हैं, लेकिन लीलाधर मंडलोई तो कवि हैं। फिर उनके प्रसंग में उपन्यासकारों के याद आने का क्या कारण? गद्य उन्होंने लिखा है जिसका जिक्र राजेश जोशी ने भी किया है, और बहुत अच्छा गद्य लिखा है। और संस्कृत की बात अभी बात कर रहे थे कि गद्यम कविना निक्षम वदंती, गद्य कवियों का निकष है। बहरहाल उस पर लोग खड़े उतर चुके हैं, लेकिन है तो वो मूलतः कवि। फिर उनके संदर्भ में मुझे जो उपन्यासकारों की याद आई है तो उसकी एक वजह है, शायद इसलिए कि उनका जीवन संघर्ष औपन्यासिक है। और मेरी कामना है कि लीलाधर मंडलोई अपना आत्मकथात्मक उपन्यास जरूर लिखें। कि जुनून नवाज नजारों की उम्र लग जाए, जुनून नवाज नजारों की उम्र लग जाए, चमन के मस्त बहारों की उम्र लग जाए,
मेरे होठों पे छोटी सी दुआ इनके लिए, फलक के चांद सितारों की उम्र कि जिन्हों नवाज नजारों की उम्र लग जाए, चमन के मस्त बहारों की उम्र लग जाए, लबे राजन पे छोटी सी दुआ इनके लिए, फलक के चांद सितारों की उम्र लग जाए। बिंद से नवल जायसवाल जी, भजन कलश से सुशील गुरु जी हैं, नवलेखन संघ से प्रदीप मणि, भाई महेंद्र गगन जी पहले पहल से। कुछ मुझे बेवकूफ कहते हैं और कुछ जपाट चूतिया, और कुछ जपाट चूतिया अच्छे खासे चल रहे काम काज में मेरे पंगा लेने का जिक्र करते हैं। उनके हिसाब से मुझे झुका देना चाहिए था सिर्फ जिसका कोई मोल नहीं। उनके हिसाब से मुझे झुका देना चाहिए था सिर्फ जिसका कोई मोल नहीं। वे कहते हैं सबके झुके हुए सिरों के बीच एक उठा हुआ कितना भद्दा लगता है। वे कहते हैं सबके झुके हुए सिरों के बीच एक उठा हुआ कितना भद्दा लगता है। उनके अनुसार मुझे दूसरों की तरह उतार कर फेंक देना चाहिए था स्वाभिमान। भले ही अब तक बना बनाया मान का शिराजा ही क्यों ना बिखर जाए। वे फायदों की तात्कालिक गणित को अहमियत देते हैं और खुश बने रहते हैं। वे फायदों की तात्कालिक गणित को अहमियत देते हैं और खुश बने रहते हैं। मुझसे ये हो ना सका और तकलीफ में हूं ऐसा मानते हैं वे। मैं बेवकूफ सही, मैं ऐसे ही रास्तों पर हूं। दरअसल मुझ सलीखे जपाट चूतियों को उम्मीद है कि बदला जा सकता है बहुत कुछ अब भी। दरअसल मुझ सलीखे जपाट चूतियों को उम्मीद है कि बदला जा सकता है बहुत कुछ अभी भी, और उम्मीद इतनी बुरी चीज भी नहीं है कि छोड़ दी जाए इतने सस्ते में। भट्टू पैदा नहीं हुआ कोबड़ा,